जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 27 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने 27 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारी टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है डाइटम, तीसरा ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया और चौथा ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एक है जो मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि ये मोनेरा समूह क्या है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग बायोलॉजी में जो हम लोग आधुनिक वर्गीकी पढ़ते हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हमारे आसपास में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, इन सभी को कितनी कैटेगरी में रखा गया है? आप कहते हैं 5 कैटेगरी में रखा गया है। और वो कौन कौन सा है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी पहला होता है मोनेरा। पहला कौन सा होता है? मोनेरा। और दूसरा आपका कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका प्रोटिस्टा। तीसरा आपका कौन सा होता है? तो आप सभी कहते हैं गुरुजी तीसरा होता है फंजाई। चौथा कौन सा होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी चौथा होता है प्लांटी। और पांचवा क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पांचवा होता है एनिमेलिया। पांचवा क्या होता है? एनिमेलिया। तो हम सभी क्या कहते हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हमारे पास या हमारे आसपास में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इन सभी को 5 ग्रुप में बांटा गया है। और वो 5 ग्रुप में से एक ग्रुप हमारा क्या कहलाता है? मोनेरा कहलाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग मोनेरा की बात करते हैं तो इस वर्ग के अंतर्गत किस प्रकार के जीव आते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस वर्ग के अंतर्गत एक कोशिकीय, इस वर्ग के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक जीव वैसे जीव को बोला जाता है जिसके शरीर में जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, या ऐसा कोई भी जीव जिसके शरीर में पाए जाने वाली कोशिका में केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, वो किस श्रेणी में आते हैं? आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक की श्रेणी में आते हैं। और मोनेरा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं, वे सब के सब क्या होते हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि इस वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? तो जो बैक्टीरिया है, साथ ही साथ जो साइनोबैक्टीरिया है और जो माइकोप्लाज्म होता है, जो माइकोप्लाज्म होता है, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसमें भी एक कोशिकीय जीव ही आते हैं। इसमें भी कौन आता है? एक कोशिकीय जीव ही आता है। लेकिन यहाँ पे जो जीव होते हैं उसके कोशिका में केंद्रक विकसित होता है। और प्रोटिस्टा संघ के जितने भी जीव होते हैं उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? ये सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रोटिस्टा के अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जो क्या होते हैं? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। और ध्यान में रखेंगे इसमें से अधिकांशतः क्या होते हैं? तो समुद्री होते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो हम लोग डाइटम की बात करते हैं, ये क्या है? एक प्रकार का शैवाल है, अलगी है। और इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि जो हम लोग युगलिना की बात करते हैं, ये युगलिना भी किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं।
तो कोई भी आपसे पूछे कि मोनेरा समूह क्या है, तो आप कहेंगे कि जीवों को जो 5 जगत में डिवाइड करा गया है उसमें से एक जगत है। इसमें किस प्रकार के जीव आते हैं, आप कहेंगे एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लास्ट। और जब बात करी जाएगी प्रोटिस्टा की, तो आप क्या कहेंगे, इसके अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग डाइटम और यूग्लिना को देखते हैं। यहाँ पे आप ETC लिख लेंगे। और भी इस तरह के कई जीव हो सकते हैं जो किसका उदाहरण है, प्रोटिस्टा का है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि पहले ऑप्शन में है बैक्टीरिया और साथ ही दूसरे ऑप्शन में है डाइटम। आप क्या कहेंगे, बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा समूह से संबंधित है, जबकि डाइटम किससे संबंधित है, आप कहेंगे प्रोटिस्टा से संबंधित है। आपका तीसरा ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया और चौथा ऑप्शन है माइकोप्लाज्म। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारा ऑप्शन A, C और D ये तीनों ही किससे संबंधित हैं, मोनेरा से संबंधित हैं। जबकि आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। तो सर डाइटम जो है वो प्रोटिस्टा समूह से है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 32, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 2। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे किस सेल की बात की जा रही है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे परमाणु के सेल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, तो परमाणु के सेल की बात की जा रही है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे और आप सबों को मालूम भी होगा कि परमाणु का आकार कैसा होता है। परमाणु का आकार कैसा होता है, आप कहते हैं कि गुरुजी परमाणु का आकार गोलीय होता है। कैसा होता है, गोलीय होता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं ये किसी एक तत्व का क्या है, परमाणु है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसके केंद्र में नाभिक होता है। इसके केंद्र में क्या होता है, नाभिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और किसी भी परमाणु के केंद्र में यानी कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होते हैं और इसी वृत्ताकार मार्ग को क्या बोला जाता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी कक्षा बोला जाता है या फिर सेल बोला जाता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका सेल या कक्षा है इसमें कौन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। कौन चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी परमाणु के नाभिक से सटा हुआ जो पहला कक्षा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर उसको हम लोग K कहते हैं। और K सेल से जो सटा हुआ अगला सेल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो L सेल कहते हैं। और फिर इसका सटा हुआ जो कक्षा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, M। और इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाता है। M के बाद फिर N आ जाता है, O आ जाता है, P आ जाता है, इस तरह से चलते चला जाता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे आपका K क्या है, आप कहेंगे फर्स्ट सेल है, L क्या है, सेकेंड सेल है, और M क्या है, आप कहेंगे थर्ड सेल है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परमाणु के किसी एक सेल में, परमाणु के किसी एक सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2n² के बराबर होता है। क्या ध्यान में रखना है कि परमाणु के किसी एक सेल में, चाहे आप पहले कक्षा की बात करो, दूसरे कक्षा की बात करो, तीसरे की बात करो, चौथे की बात करो, पांचवें की बात करो, या कोई भी आप कक्षा की बात करो, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2n² होगी। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि n इक्वल टू क्या है, आप कहेंगे n इक्वल टू जो है वो है कक्षा संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि अगर k हमारा पहला कक्षा है तो हम लोग k इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 2n² के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे कि गुरुजी 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि पहला कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, आप कहेंगे 2 रह सकता है।
L इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 2, यानी कि L हमारा दूसरा कक्षा है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आप कहेंगे 2n स्क्वायर पे बैठा देंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। और अगर हम बात करें m इक्वल टू 3 यानी कि तीसरे कक्षा की, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और हम लोग क्या कहेंगे 3 3 9 2 9 18 होगा। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश होती है, आप कहेंगे 18 होती है। तो सही आंसर आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसव पीड़ा डैश की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। ऑप्शन दिया हुआ है जीन का मुक्त होना, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय, तीसरा ऑप्शन है गर्भाशय, और चौथा ऑप्शन है उदर का निचला भाग। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रसव पीड़ा डैश के दीवारों में संकुचन के कारण होता है। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी हम लोगों ने कई दफ़ा याद करा है कि प्रसव पीड़ा जो है वो गर्भाशय के दीवारों में संकुचन के कारण होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आपके ग्रास नली के द्वारा जो भोजन आमाशय में जाता है वो किस गति के चलते जाता है, तो आप सभी याद रखेंगे क्रमाकुंचन गति के चलते जाता है। ना हो तो आप सभी लिख लेंगे क्या कि ग्रास नली द्वारा भोजन का आमाशय में जाना क्रमाकुंचन गति के कारण संभव हो पाता है। ध्यान में रखिएगा कि क्रमाकुंचन गति को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मोशन कहते हैं। और साथ ही साथ आप सभी एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि प्रसव के दौरान ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो यूटेरिन सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चे के जन्म में सहायता मिल सके। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे रिलैक्सिंग। ना हो तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लेंगे। प्रसव के दौरान ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चे के जन्म में सहायता मिल सके। आप सभी याद रखना रिलैक्सिन हार्मोन। क्या कहेंगे, रिलैक्सिन हार्मोन। हिंदी में भी हम लोग रिलैक्सिन ही बोलते हैं और इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखते हैं। ध्यान में रखेंगे कि गर्भाशय ग्रीवा को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, यूटेरिन सर्विक्स कहते हैं। तो आप सभी इस पॉइंट को भी अपने माइंड में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 3, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 2। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई तत्व X है जिसकी परमाणु संख्या 13 है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसके परमाणु में कितने सेल होंगे। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब इसकी परमाणु संख्या 13 है तो जाहिर सी बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 13 ही होगी। और इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग इसके कक्षा में वितरित करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना जाएगा, आप कहेंगे 3। मतलब ये हुआ कि जिस तत्व के परमाणु की बात यहाँ पे की जा रही है उस तत्व के परमाणु में टोटल कितनी कक्षा हैं। आप कहेंगे सर 1 2 3 कक्षाएँ। आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी 3 जो है वो हमारे पहले ही ऑप्शन में है, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे।
आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 13, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 35 और आपका चौथा ऑप्शन है 33। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। नो डाउट आप सबों को मालूम है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, आप कहते हैं 14 होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि नाइट्रोजन परिवार का जो तीसरा सदस्य है उसकी परमाणु संख्या कितनी है, ये चीज़ आपको बताना है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये नाइट्रोजन परिवार का क्या मतलब हुआ? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपका जो ये नाइट्रोजन तत्व है ये आपके आवर्त सारणी के वर्ग 15 में पाया जाता है। जो आपका नाइट्रोजन तत्व है ये आवर्त सारणी के वर्ग 15 में पाया जाता है और आवर्त सारणी के वर्ग 15 को क्या बोला जाता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसको नाइट्रोजन फैमिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन फैमिली बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजेन के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजेन के नाम से भी जाना जाता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वर्ग 15 के जितने भी तत्व होंगे आपके आवर्त सारणी में, वर्ग 15 के जितने भी तत्व होंगे दैट्स ऑल आर अ मेंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, या वे सब के सब क्या कहलाएंगे? नाइट्रोजन फैमिली के सदस्य कहलाएंगे। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वर्ग 15 में सबसे पहले आपको नाइट्रोजन मिलेगी जिसकी परमाणु संख्या 7 होगी और साथ ही साथ इसके बाद आपको क्या मिलेगी? फास्फोरस मिलेगी जिसकी परमाणु संख्या 15 होगी। आपका जो तीसरा तत्व होगा वो आर्सेनिक होगा जिसकी परमाणु संख्या 33 होगी और आपका जो चौथा तत्व आपको मिलेगा वो आपका एंटीमनी मिलेगा जिसकी परमाणु संख्या 51 होगी। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? आप कहेंगे कि गुरुजी जब आपने बताया कि वर्ग 15 को नाइट्रोजन फैमिली बोला जाएगा और वर्ग 15 में जितने भी तत्व होंगे वो नाइट्रोजन फैमिली के सदस्य कहलाएंगे, तो इस हिसाब से जो हमारा नाइट्रोजन परिवार का तीसरा सदस्य है वो आर्सेनिक है और इसका परमाणु संख्या कितना है? 33। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं डैश है। ऑप्शन दिया हुआ है लसिका कोशिकाएं, दूसरा ऑप्शन है क्षार रंगों से रंगी कोशिकाएं, तीसरा ऑप्शन है लाल कोशिकाएं और चौथा ऑप्शन है श्वेत कोशिकाएं। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी होती हैं? आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन ब्लड की, किसकी बात करते हैं? ह्यूमन ब्लड की। तो हम सभी क्या कहते हैं कि ह्यूमन ब्लड के बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो आप कहते हैं आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और क्या है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी प्लेटेलेट्स हैं। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? ये सब के सब कणिका कहलाते हैं। और साथ ही आप क्या कहते हैं कि गुरुजी प्लाज्मा जो है वो भी क्या है? ब्लड का ही कंपोजिशन है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो हम लोग आरबीसी की बात करते हैं तो इसी को हम लोग फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? रेड ब्लड कर्पसेल्स। और कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आरबीसी को ही क्या बोला जाता है? लाल रक्त कणिका बोला जाता है। और जब हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी इसको व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स बोला जाता है और इसी को हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। और हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो लाल रक्त कणिका होती है, आरबीसी होती है, इसका साइज जो है वो 6 से 8 माइक्रोमीटर होता है, जबकि जो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स होती है इसका जो साइज होता है वो 12 से 17 माइक्रोमीटर होता है। और साथ ही जो आपका प्लेटेलेट्स होता है वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से भी क्या होता है? छोटा होता है। तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मानव रक्त की सबसे बड़ी कणिका है, तो आप बताओ यहाँ पे आपको सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? आप कहेंगे गुरुजी डब्ल्यूबीसी दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे श्वेत रक्त कणिका है। और आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है? आप कहेंगे गुरुजी चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं।
तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। और सबसे अहम चीज़ आप सभी ध्यान में रखना कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि डब्ल्यूबीसी के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, या फिर आपका बेसोफिल हो गया। ये सब के सब क्या हैं, डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो हम लोग लिम्फोसाइट की बात करते हैं, जो हम लोग लिम्फोसाइट की बात करते हैं, इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग शुद्ध हिंदी में लसिका कोशिका कहते हैं या लसिका कोशिकाएं कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि लसिका कोशिकाएं जो है यानी कि लिम्फोसाइट या लंप सेल जो है वो क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि डब्ल्यूबीसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि लसिका कोशिका को क्या बोला जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे लसिका कोशिका को सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति, पहला ऑप्शन है अनंत हो जाती है, दूसरा ऑप्शन है घटती है, तीसरा ऑप्शन है शून्य हो जाती है और चौथा ऑप्शन है बढ़ती है। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है यदि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो जो ध्वनि की गति होती है उसमें क्या परिवर्तन होता है? आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी पहले ये बताओ कि ध्वनि की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आप सभी यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे। ध्वनि की गति को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक क्या ध्यान में रखेंगे? आप सभी ध्यान में रखेंगे HTP एवं वेलोसिटी ऑफ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ मीडियम ध्यान में रखिएगा। इसी को हम लोग हिंदी में माध्यम का वेग कहते हैं। तो कोई भी आपसे ये पूछे कि ये बताओ कि ध्वनि की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आप क्या कहेंगे? HTP एवं वेलोसिटी ऑफ मीडियम। क्या कहेंगे? HTP एवं वेलोसिटी ऑफ मीडियम। आप कहेंगे गुरुजी इसका मतलब क्या हुआ? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे H का मतलब हम लोग क्या लेंगे? H का मतलब ह्यूमिडिटी लेंगे। क्या लेंगे? ह्यूमिडिटी। और इसका मतलब क्या होता है? आर्द्रता होता है। क्या होता है? आर्द्रता होता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे कि आर्द्र वायु में ध्वनि की गति, आर्द्र वायु में ध्वनि की गति बढ़ती है। आर्द्र वायु में ध्वनि की गति क्या होती है? बढ़ती है। और साथ ही ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे T4 हम लोग क्या लेंगे? T4 हम लोग टेम्परेचर लेंगे। और टेम्परेचर को हिंदी में क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। और क्या ध्यान में रखेंगे कि तापमान बढ़ेगा, तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, तो ध्वनि की गति भी क्या होगी? आप सभी याद रखेंगे, बढ़ेगी। क्या ध्यान में रखेंगे कि ध्वनि के गति पे ताप का प्रभाव ये होता है कि अगर तापमान को बढ़ाया जाए तो ध्वनि की गति भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी कितना ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि का कितना वेग बढ़ेगा? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ध्वनि की गति कितनी बढ़ जाती है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ध्वनि की गति 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे P का मतलब क्या हुआ? तो आप सभी ध्यान में रखना, P का मतलब हुआ प्रेशर। P का मतलब क्या हुआ? प्रेशर। और आप सभी क्या कहेंगे कि ध्वनि के गति पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के गति पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि माध्यम के वेग के दिशा में, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सर, माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की गति बढ़ती है।
ध्वनि की गति बढ़ती है। तो मेरे मित्र, कोई भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि जरा सा ये बताओ कि ध्वनि की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे एच, टी एवं वेलोसिटी ऑफ मीडियम। जहाँ पे एच का मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी, यानी कि आर्द्र वायु में ध्वनि की गति बढ़ेगी। टेम्परेचर, T4 टेम्परेचर, तापमान बढ़ेगा, ध्वनि की गति भी बढ़ जाएगी। और 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो ध्वनि का स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ध्वनि के गति पे प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि माध्यम के वेग के दिशा में ध्वनि की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति, पहला ऑप्शन है अनंत हो जाती है, आप कहेंगे बिल्कुल ही गलत है। दूसरा ऑप्शन है घटती है, आप कहेंगे ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है शून्य हो जाती है, आप कहेंगे सर ये भी गलत है। और चौथा ऑप्शन है बढ़ती है, आप कहेंगे सर ये बिल्कुल सही है। और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश का पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। आइए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश का पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है स्याही, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा ऑप्शन है जूस, चौथा ऑप्शन है ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों पदार्थ में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके पीएच का पता जो है वो पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से नहीं लगाया जा सकता है। आप कहेंगे पीएच कागज का प्रत्यक्ष प्रयोग का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि इन चारों पदार्थ में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको सीधे अगर पीएच पेपर पे डाला जाए तो वो उसके पीएच वैल्यू को नहीं बताएगा। आपको ये चीज़ बताना है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि एसिड हो या फिर बेस हो, ये अपना प्रॉपर्टीज तभी शो करता है जब ये क्या होता है, तो सर जलीय विलयन के रूप में होता है, एक्वस सॉल्यूशन के रूप में होता है। एसिड और बेस सॉलिड अवस्था में अपने प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। ये जब भी अपना प्रॉपर्टीज शो करेगा तो किस माध्यम में करेगा? आप कहेंगे सर जब ये जलीय माध्यम में होगा या फिर जब इसका विलयन लिया जाएगा। मेरे मित्र, क्वेश्चन भी आपका इसी कंसेप्ट के बेस पे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश का पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ऑप्शन में स्याही दिया हुआ है, तो स्याही तो हमारा लिक्विड फॉर्म में है, ये हमारा एसिडिक होगा या बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। इसको जैसे ही हम लोग पीएच पेपर पे डालेंगे पता लग जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में है, तरल रूप में है। तो पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आपसे पूछा जा रहा है कि डैश का जो है पीएच, वो पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन स्याही का तो लगाया जा सकता है। आप कहेंगे सर दूसरे ऑप्शन में है पानी। आप कहेंगे सर पानी भी तो विलयन के रूप में रहता है, और अगर हम पानी को पीएच पेपर पे डालेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पानी जो है अगर हमारा प्योर वाटर होगा तो इसका पीएच वैल्यू सीधे साथ आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका भी हम लोग पता पीएच पेपर के प्रत्यक्ष यूज करके लगा सकते हैं। आपका तीसरा ऑप्शन है जूस। आप कहेंगे गुरुजी कोई भी जूस होगा तो वो बेसिकली साइट्रस होता है, खट्टा होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें एसिड की मौजूदगी होगी। और जूस क्या होता है हमारा, आप कहते हैं तरल रूप में होता है, यानी कि अगर जूस को पीएच पेपर पे रखा जाए तो वहाँ भी हमको कुछ ना कुछ पीएच वैल्यू देखने को मिल जाएगा। आप बात करेंगे चौथे ऑप्शन की, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो आप कहेंगे गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट की जो प्रकृति होती है वो बेसिक होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है। तो ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम पीएच पेपर पे रख देंगे, यहाँ पे हमको सोडियम बाइकार्बोनेट का कोई पीएच वैल्यू पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है वो लिक्विड के रूप में नहीं है। किस रूप में है? तो सर सॉलिड के रूप में है, ठोस के रूप में है। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा आप सबों को ध्यान में रखना है कि एसिड हो या बेस हो, ये अपने प्रॉपर्टीज को तभी शो करेगा जब ये क्या होगा, तो सर एक्वस सॉल्यूशन के रूप में होगा, जलीय विलयन के रूप में होगा। अदरवाइज सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में एसिड और बेस अपने एसिडिक और बेसिक नेचर को प्रदर्शित नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक है डैश। ऑप्शन दिया हुआ है फियोमेलानिन, दूसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन है मेलेनिन और आपका चौथा ऑप्शन है यूमेलानिन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक किसे बोला जाता है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी श्वसन वर्णक को हम लोग इंग्लिश में रिस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। और हम सबों ने कई दफ़ा याद करा है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? हीमोग्लोबिन को बोला जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक डैश है, आप सभी कहेंगे हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी में है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र, आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो फियोमेलानिन है, मेलानिन है और यूमेलानिन है, ये सब क्या है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करा जाए कि मानव शरीर का श्वसन वर्णक, आपने बोला हीमोग्लोबिन। अगर आपसे क्वेश्चन ये करा जाता कि त्वचा का वर्णक कौन सा है, यानी कि स्किन पिगमेंट आपका कौन सा है, तब आप क्या जवाब देते? तब आप मेलानिन जवाब देते। मेलानिन को क्या बोला जाता है? त्वचा का वर्णक बोला जाता है। और ध्यान में रखेंगे मेलानिन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है यूमेलानिन। पहला क्या होता है? यूमेलानिन। और दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा होता है फियोमेलानिन। और तीसरा आपका क्या होता है? तीसरा होता है न्यूरोमेलानिन। तीसरा क्या होता है? न्यूरोमेलानिन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यूमेलानिन जो है ये त्वचा और बाल के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो यूमेलानिन है ये त्वचा और बाल के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि जो फियोमेलानिन है ये होंठ इत्यादि के रंग के लिए, होंठ ईटीसी के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जबकि जो न्यूरोमेलानिन है ये न्यूरॉन के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? न्यूरॉन के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर का श्वसन वर्णक है, आप कहेंगे हीमोग्लोबिन। मानव शरीर का त्वचा वर्णक है मेलानिन। मेलानिन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? यूमेलानिन, फियोमेलानिन और न्यूरोमेलानिन। जहाँ पे यूमेलानिन क्या करेगा? त्वचा और बाल के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फियोमेलानिन होंठ इत्यादि के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूरोमेलानिन न्यूरॉन के रंग के लिए होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत है। ऑप्शन दिया हुआ है 50, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 70, चौथा ऑप्शन है 100। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि सीसा पेंसिल में शीशे की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पे सीसा पेंसिल की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं इसमें सीसा का परसेंटेज ज़रूर होगा। और मेरे मित्र, जिस किसी भी मित्र को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम होता है वो अटकड़ी कुछ न कुछ टिक करके चले आते हैं और उसका जो आंसर होता है वो पूरी तरह से गलत होता है। पहला चीज़ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो सीसा पेंसिल होता है इसके निर्माण में शीशा का यूज़ कहीं पे भी नहीं किया जाता है। और सीसा पेंसिल में शीशा होता ही नहीं है। सीसा पेंसिल में शीशा होता ही नहीं है। और जहां भी आपको सीसा पेंसिल लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि सीसा पेंसिल जो है वो ग्रेफाइट और मोम के मिश्रण से तैयार किया जाता है। ग्रेफाइट और मोम के मिश्रण से तैयार किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अब जहां पे भी सीसा पेंसिल की बात की जाएगी हम लोग समझेंगे कि ये ग्रेफाइट और मोम के मिश्रण से बना हुआ पेंसिल है जिसमें सीसा थोड़ा भी नहीं पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि सीसा पेंसिल में शीशे की प्रतिशत है। आप कहेंगे गुरुजी जब इसमें शीशा है ही नहीं तो शीशे का प्रतिशत कितना होगा? 0%। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी 0 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए
कि सीसा पेंसिल के निर्माण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आप सभी क्या कहेंगे, गुरुजी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है, ना हो तो कहीं पे नोट कर लेंगे कि सीसा पेंसिल के निर्माण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आपके ऑप्शन में क्या रहेगा, ग्रेफाइट रहेगा या फिर ग्रेफाइट प्लस मोम रहेगा। तो दोनों में से जो रहे आप उसको टिक कर लेंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश धातु हमारी हथेली पर पिघल जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है गैलियम, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों धातु में से कौन सा हथेली पर पिघल जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे हथेली पर वही पदार्थ पिघलेगा जिसका गलनांक क्या होगा, कम होगा। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी गैलियम धातु की जो गलनांक होती है वो कम होती है और गैलियम धातु जो है वो हमारे हथेली पर भी पिघल सकता है और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर गैलियम हो जाएगा। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में गैलियम है। आप कहेंगे कि गुरुजी दूसरे ऑप्शन में है। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है वायु प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन है विभवांतर, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण, चौथा ऑप्शन है विद्युत धारा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों ने वर्षों से याद करा है कि विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है और विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वोल्ट मीटर का उपयोग आपके इन चारों ऑप्शन में से किसको मापने के लिए किया जाता है। आप कहेंगे विभवांतर मापने के लिए। तो सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि आमीटर का उपयोग आपके इन चारों ऑप्शन में से किसको मापने के लिए किया जाता है, तब आप क्या कहते हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में वायु प्रतिरोध भी है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि वायु प्रतिरोध को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग एयर रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एयर रेसिस्टेंस कहते हैं। वायु के द्वारा किसी भी चीज़ के गति में जो व्यवधान उत्पन्न किया जाता है या जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसी को वायु प्रतिरोध बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग ड्रैग के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि वायु प्रतिरोध को काटने के लिए, एयर रेसिस्टेंस को काटने के लिए जो गाड़ियों का आकार होता है वो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है, यानी कि नौकाकार होता है। और साथ ही साथ जो आपका एरोप्लेन होता है उसका भी आकार स्ट्रीमलाइन होता है, बस और बस किस लिए, तो एयर रेसिस्टेंस को कम करने के लिए। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो चुंबकीय प्रेरण भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप सभी याद रखना टेस्ला होता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है नाभि, दूसरा ऑप्शन है मुख अक्ष, तीसरा ऑप्शन है ध्रुव, चौथा ऑप्शन है त्रिज्या। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे डैश कहा जाता है। मेरे मित्र अगर हम लोग गोलीय दर्पण में से अवतल दर्पण के डायग्राम की बात करें तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी अवतल दर्पण का बाहर वाला भाग रंजित किया हुआ रहता है और परावर्तन की प्रक्रिया इसके इस सतह से होती है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे परावर्तक सतह कहलाएगा। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसका एक मुख अक्ष होता है। क्या होता है, मुख अक्ष होता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह का केंद्र में जो भाग होता है इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव, इंग्लिश में पोल कहते हैं। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप कहते हैं पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। और यहाँ से इसकी जो त्रिज्या होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये तो वक्रता त्रिज्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और पी से लेकर के एफ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहते हैं सर फोकल दूरी कहते हैं। मतलब साफ है कि गोलीय दर्पण में
जो परावर्तक सतह के केंद्र में बिंदु होती है उसको क्या बोला जाता है? आप कहेंगे ध्रुव बोला जाता है, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? P से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है? इसको मुख्य फोकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुख्य फोकस, जिसको हम लोग कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकल लंबाई बोला जाता है, जिसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। और साथ ही साथ जो आपका C वाला पॉइंट होता है इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है? तो आप कहते हैं वक्रता त्रिज्या होता है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र, गोलीय दर्पण आपका ये है और परावर्तक सतह आपका ये है, तो परावर्तक सतह का केंद्र ये वाला भाग होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे कहा जाता है, आप कहेंगे ध्रुव, और सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये P से लेकर के यहाँ तक जो आपका C है, P से लेकर के C तक की जो दूरी है इसको क्या बोला जाता है? इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है अल्फा किरणें, दूसरा ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट विकिरण, तीसरा ऑप्शन है बीटा किरणें और चौथा ऑप्शन है गामा किरणें। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा किरण है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित होता है और त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी सूर्य से जो विकिरण आता है उसको हम लोग यूवी रे कहते हैं। क्या कहते हैं? यूवी रे शॉर्ट फॉर्म में, और फुल फॉर्म में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं, जिसको हिंदी में परावैंगनी विकिरण बोला जाता है या फिर परावैंगनी किरणें भी बोला जाता है। और ये जो परावैंगनी किरणें होती है ये क्या होती है? बहुत ही खतरनाक होती है, जो त्वचा के कैंसर का कारण बनता है। और ध्यान में रखेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर में क्या है? ओजोन मंडल है, जो हम लोगों को क्या कर रहा होता है? तो सन के इस खतरनाक अल्ट्रावायलेट रे से बचा रहा होता है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन मंडल ना हो तो सन का डायरेक्ट यूवी रे जो है वो हमारे स्किन पे पड़ेगा और बहुत सारे लोग क्या होंगे? तो स्किन कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण होते हैं। आप कहेंगे सर अल्ट्रावायलेट, तो देख लीजिए अल्ट्रावायलेट आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे गुरुजी दूसरे ऑप्शन में है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें भी है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका अल्फा रे है और साथ ही साथ जो आपका बीटा रे है और साथ ही साथ जो गामा रे है, ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही रेडियो एक्टिव रे हैं, यानी कि रेडियो सक्रिय किरणें हैं। क्या है? रेडियो सक्रिय किरणें हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अल्फा रे क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बीटा रे क्या होता है? निगेटिव होता है, और गामा रे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो आप सभी इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। कोई भी आपसे पूछे कि अल्फा, बीटा और गामा रे क्या होता है, आप कहेंगे ये रेडियो एक्टिव रे है, जिसमें अल्फा रे जो है धनावेशित होता है, बीटा रे ऋणावेशित, जबकि गामा रे क्या होता है? उदासीन होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। ऑप्शन दिया हुआ है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है प्रोपेन, तीसरा ऑप्शन है बेंजीन, चौथा ऑप्शन है ब्यूटेन। मेरे मित्र इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको पीछे के सेशन में करवाया है, और मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर जान रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ये चीज़ आप सबों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप सभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि हीलियम के 52 ग्राम में डैश अणु उपस्थित होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 12, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है 14। बताइए अब भी आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? आप कहेंगे सर आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और हम लोगों ने तो सॉल्व कर लिया है। भाई मेरे, जब आपने सॉल्व कर लिया है तो सही आंसर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा हस्तांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है गतिरोध, दूसरा ऑप्शन है किया गया कार्य, तीसरा ऑप्शन है आवेग और आपका चौथा ऑप्शन है त्वरण। बताइए न बनेगा, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग कार्य की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, W = F/d होता है, जहाँ पे F क्या है आप कहते हैं बल और D क्या है आप कहते हैं विस्थापन, और क्या कहते हैं कि बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य बोला जाता है। और क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपसे यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा हस्तांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, यानी कि बल और दूरी के परिमाण के रूप में, मतलब बल और दूरी दोनों को गुना करके तब दर्शाया जा रहा है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये क्या कहलाएगा, आप कहेंगे किया गया कार्य कहलाएगा। तो सही आंसर आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि बल और विस्थापन के बीच में अगर एंगल बन रहा होगा तब जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, W = Fs cos थीटा होगा। क्या होगा, W = Fs cos थीटा होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में गतिरोध दिया हुआ है, तो गतिरोध का मतलब क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गतिरोध का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के गति में अवरोध उत्पन्न कर देना। और ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग फ्रिक्शन की बात करते हैं तो वो क्या है आपका जस्ट लाइक का गतिरोध की तरह कार्य करता है, वह हमेशा वस्तु के गति का क्या करते रहता है, विरोध करते रहता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में आवेग भी है, तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। और किसी वस्तु पर जो बल लगता है और वो बल जितने समय के लिए लगता है, दोनों के गुणनफल को क्या बोला जाता है, आवेग बोला जाता है। आप कहेंगे सर त्वरण भी है, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही आसान सा सवाल, ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह डैश है, प्रबल, दूसरा ऑप्शन है प्रतिसारी, तीसरा ऑप्शन है आनुवांशिक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह डैश है। ध्यान दीजिएगा कि आप सबों ने पीछे के सेशन में क्या डिस्कस करा था कि मेंडल ने जो F1 पीढ़ी के पौधों का अवलोकन करा तो उसमें क्या देखा उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी के जितने भी पौधे हैं वे सब के सब क्या हैं, लंबे हैं, वे सब के सब क्या हैं, लंबे हैं। और पौधे की लंबाई का जो ये गुण था वो क्या था, प्रबलता से था। क्या था सर, प्रबलता से था। कहीं पे भी बौना वाला पौधा नहीं दिख रहा था। मतलब साफ है कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है, तो F1 पीढ़ी में क्या चीज सबसे ज्यादा प्रबल रूप से प्रभाव रखता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी F1 पीढ़ी के जितने भी पौधे थे वे सब के सब लंबे थे। तो कहीं ना कहीं लंबाई जो है या पौधे का आप कह सकते हो लेंथ जो है वो F1 पीढ़ी के पौधे में प्रबलता से क्या करता है, अपना दावेदारी पेश करता है। तो हमसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह डैश है, तो यहाँ पे सही चीज़ क्या होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए, लेकिन लंबाई नहीं दिया गया है, यहाँ पे सीधे प्रबल दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग किसको टिक करेंगे, तो आप कहेंगे सर प्रबल को टिक करेंगे और सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि यदि पानी का घनत्व 10³ kg/m³ है और धातु का घनत्व 8.5 × 10³ kg/m³ है तो धातु की सापेक्ष घनत्व डैश है। पहला ऑप्शन है 0.85, दूसरा है 85, तीसरा ऑप्शन है 8.5 और चौथा ऑप्शन है 850। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पानी का घनत्व 10³ kg/m³ है और कोई धातु है उसका घनत्व 8.5 × 10³ kg/m³ है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि धातु का सापेक्ष घनत्व क्या होगा। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग सापेक्ष घनत्व की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सापेक्ष घनत्व की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सापेक्ष घनत्व इक्वल टू होता है वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व। यहाँ पे वस्तु क्या है आपका धातु, उसका घनत्व कितना दिया हुआ है 8.5 × 10³ kg/m³। और पानी का घनत्व कितना दिया हुआ है तो 10³ kg/m³। 10 सेटल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि सापेक्ष घनत्व की कोई यूनिट नहीं होती है, कोई
यूनिट नहीं होती है, ये क्या होता है, तो एक शुद्ध संख्या होता है। क्या होता है, एक शुद्ध संख्या होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि श्रृंखला में जुड़ी 3 20 ओम कॉइल का कुल प्रतिरोध कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 40 ओम, दूसरा ऑप्शन है 20 ओम, तीसरा ऑप्शन है 60 ओम और चौथा ऑप्शन है 800 ओम। बताइए इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि श्रृंखला में जुड़ी 3 20 ओम के कॉइल का प्रतिरोध कितना होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 20 को 3 से गुना कर दीजिए, 20 या 60 हो जाएगा। सही आंसर हमारा 60 हो जाएगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे ऐसे कैसे, तो भाई मेरे, जब हम लोग प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज में जितने भी प्रतिरोध होते हैं सबों के लिए समतुल प्रतिरोध को हम लोग RS से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे जितना प्रतिरोध रहता है सबको जोड़ते चले जाते हैं। यहाँ पे 20 ओम के 3 प्रतिरोध हैं और वो तूने क्या है सर, तो श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा समतुल प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 प्लस 20 प्लस 20। तो हमने 20 या 60 ओम आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करके बोल दिया, तो कौन सा खराब बोल दिया। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 60 ओम जो है वो हमारे तीसरे ऑप्शन में है और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है। मेरे मित्र, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में 4 समीकरण लिखा हुआ है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ढांचागत रासायनिक समीकरण है। ढांचागत रासायनिक समीकरण है। पहला चीज़ तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ढांचागत रासायनिक समीकरण हम लोग किस प्रकार के समीकरण को बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो असंतुलित समीकरण होता है, जो असंतुलित समीकरण होता है उसको क्या बोला जाता है, ढांचागत रासायनिक समीकरण बोला जाता है। और आप देख लीजिए कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा समीकरण है जो कि असंतुलित है। आपके पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है कि जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तब ये ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तीसरे ऑप्शन में है कि जब आपका जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो फिर से ZnSO4 और H2 बना लेता है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी और सी आपका सेम है। और आपका चौथा ऑप्शन है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तब ये CH3OH बना लेता है। आपको यहाँ पे क्या पता करना है, आपको यहाँ पे पता करना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो आपका असंतुलित समीकरण है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये कैसे पता चलेगा कि असंतुलित समीकरण कौन सा है और संतुलित समीकरण कौन सा है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि तीर चिन्ह से पहले जितने भी चीज़ आपको दिखाई पड़ रहे हैं दैट्स ऑल आर नॉन एज अभिकारक। ये सब के सब क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और तीर चिन्ह के बाद जितने भी चीज़ आपको नजर आ रहे हैं ये सब के सब प्रतिफल हैं। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर की अगर तत्वों की परमाणु संख्या समान है, अगर अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर तत्वों के जो परमाणु है उसकी संख्या बराबर है तो हमारा जो समीकरण होगा वो क्या होगा, संतुलित होगा। और अगर अभिकारक और प्रतिफल दोनों तत्वों के जो परमाणु हैं उसकी संख्या समान नहीं है तो जो हमारा समीकरण होगा वो क्या होगा, असंतुलित होगा। ध्यान देंगे कि हमारा पहला समीकरण है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे मैग्नीशियम के 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2। तो अभिकारक साइड टोटल परमाणु कितना, आप कहेंगे 3। और अगर हम प्रतिफल के साइड आएंगे तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम के 1 परमाणु है जबकि ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। मतलब क्या कि प्रतिफल साइड जो आपका टोटल परमाणु है वो कितना है, 2। और अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि अगर अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या समान नहीं है समीकरण हमारा क्या माना जाएगा, असंतुलित माना जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो पहला समीकरण है उसमें तो अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या समान नहीं है तो क्या हमारा असंतुलित समीकरण होगा, काहे नहीं होगा भाई बाप।
और आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि आपके इन चारों में से कौन सा ढांचागत रासायनिक समीकरण है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ढांचागत रासायनिक समीकरण असंतुलित समीकरण को बोला जाएगा, और असंतुलित समीकरण आपका कौन सा है, तो गुरुजी पहला ही ऑप्शन है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर बाकी के जो ऑप्शन हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि बाकी में आपका जो ऑप्शन है उसमें से दो ऑप्शन सेम है, तो एक ऑप्शन को समझेंगे तो सर दूसरा भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जिंक H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये अभिकारक हो जाएगा। यहाँ पे जिंक के कितने परमाणु, एक, हाइड्रोजन के कितने, दो, सल्फर के सर एक, ऑक्सीजन के कितने, चार। क्या कहेंगे आप कि गुरुजी 2 1 3 1 4 4 8, यानी कि अभिकारक साइड परमाणु की संख्या 8 है। यहाँ पे जिंक एक, सल्फर भी सर एक, ऑक्सीजन कितना, 4, और हाइड्रोजन कितना, आप कहेंगे 2, तो यहाँ पे भी 2 और 4 2 6 2 8। अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या समान है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे संतुलित हो जाएगा। और अगर आप बात करें चौथे ऑप्शन की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और 2H2 एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके CH3OH बना लेता है। तो यहाँ पे कार्बन के एक परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु, टोटल कितने हुए, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं सर, तो सर यहाँ पे 2H2 है, मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। और ध्यान देंगे यहाँ पे कार्बन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु यहाँ पे और एक परमाणु यहाँ पे, तो हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया, तो इधर भी 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना है सर, 1। जोड़ेंगे तो 2 और 4 2 6, 3 1 4 2 6, इधर भी 6 परमाणु, इधर भी 6 परमाणु। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो मेरे ख्याल से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ध्यान में रखिएगा कि आपके 27 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में साइंस से टोटल 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसको आपने आसानी से क्लियर कर लिया है। और मेरे ख्याल से अब आपको इस तरह का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब सही और समग्रता से आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।